हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर लर्निंग पॉइंट। आज के हम इस वीडियो में आपकी साइंस की एक मास्टर क्लास देखने वाले हैं, क्लास नंबर 3। इससे पहले की 2 क्लासेस आपके आ चुकी हैं और आप सभी को पता है कि आज की जो हमारी क्लास है हर संडे को होती है। इसमें मैं आपको एनसीईआरटी पूरी कवर करा रही हूँ और आज हम एनसीईआरटी में 6th क्लास के बहुत सारे टॉपिक्स यानी चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं और आज हमारी 6th क्लास कंप्लीट हो जाएगी। यानी नेक्स्ट क्लास हम 7th क्लास की एनसीईआरटी शुरू कर देंगे। और एनसीईआरटी क्लास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी अलग से इंक्लूड करती हूँ यानी बाहर से, तो उनको भी आप ध्यान से समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। देखिए आज क्लास 3 है हमारी। तो सबसे पहले बात हम करते हैं कि वर्तमान में प्रयोग की जाने वाली मात्रक प्रणाली के बारे में। देखिए जैसे पुराने समय में हम किसी चीज़ को मापते, जैसे लंबाई मापना है तो हम क्या करते अपने हाथों की उंगलियों से मापते थे, या फिर किसी लकड़ी के टुकड़े को एक मापक मान दिए कि ये 6 लकड़ी के बराबर है, तो इस तरह से मापते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, कई सारी पद्धति है कई अलग अलग देशों में। तो सबसे पहले फ्रांसीसियों ने एक पद्धति बनाई थी, ठीक है। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में जो हम पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं, मात्रक प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं एसआई मात्रक, ठीक है। इसे याद रखिए, क्या बोलते हैं, एसआई मात्रक बोलते हैं। और एसआई मात्रक में अगर आपसे बोला जाए लंबाई का मात्रक कितना होता है, तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, जबकि सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक कितना होता है, सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ते हैं गतियों के प्रकार। देखिए हम गति करते हैं, अक्सर हर चीज़ों को देखते हैं, कहीं पे हम चलते हैं तो गति करते हैं, कई सारी वस्तुएं गति करती हैं। अब गति भी कई प्रकार की होती है, जिसमें से पहला प्रकार तो है कि सरल रेखीय गति, वर्तुल गति, घूर्णन गति, आवृत्ति गति, वृत्तीय गति, दोलनीय गति, ये सारी गतियों के प्रकार हैं। अब हम गतियों के अलग अलग प्रकारों को समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमारी गति का नाम है सरल रेखा में गति। सरल रेखा में जो गति होती है, इसका मतलब होता है सरल रेखा के अनुदिश एक कार की जो गति है, ये एक प्रकार की सरल रेखा नहीं, एक सीधी रेखा में जा रही है। जैसे कि हमारी ये कार है, तो कार जो एक सीधी रेखा में जा रही है, यहाँ पे कार सीधी रेखा में जा रही है, तो ये से क्या होता है, सरल रेखा में गति कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी हम बात करते हैं वृत्तीय गति की। वृत्तीय गति का मतलब होता है, इसे पढ़िए ध्यान से, कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। यानी कि जैसे कि ये लड़का है, तो ये जैसे ये वस्तु है, इसमें धागा बांधकर इसे घुमा रहा है, तो जब ये घुमा रहा है तो एक वृत्ताकार मार्ग में वस्तु चल रही है ना। और जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में चले तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर हमारी वृत्तीय गति हो रही है। अब इसके एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। जैसे हमारा सूर्य होता है, सूर्य के चारों पृथ्वी जो होती है चक्कर लगाती रहती है, तो वो गति क्या है, वृत्तीय गति। इसी तरह से पृथ्वी के चारों चंद्रमा की गति, कोयले चलाते हुए बैल की गति, ये सारी गति क्या किसका उदाहरण है, ये सभी जो हमारी वृत्तीय गति का उदाहरण है। अब बढ़ते हैं अगली गति की तरफ। नेक्स्ट है हमारी घूर्णन गति। घूर्णन गति का मतलब होता है कि जैसे कि आप ये से देख रहे हैं फिगर में, एक यहाँ पर एक लट्टू बना हुआ है, ठीक है। लट्टू आपने चलाया होगा, तो लट्टू जो गति कैसे करता है, ये अपनी एक धुरी पर, एक यहाँ पर सेंटर होता है, उस सेंटर पर उसी सेंटर के चारों ओर घूमता रहता है। यानी पूरी वस्तु गोल गोल नहीं घूमती, ऐसा नहीं कि ये जो ऐसे 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 पूरा हर जगह घूम रहा है, ये एक ही जगह पर अपना घूमता रहता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, इस प्रकार की गति को घूर्णन गति कहते हैं। लिखा हुआ है कि जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति क्या कहलाती है, घूर्णन गति कहलाती है। जैसे कि छत के पंखे की गति जो एक ही सेंटर पर लगा होता है और घूमता है, चक्के के पाटों की गति, लट्टू की गति, ये सब क्या प्रकार की किस प्रकार की गति है, घूर्णन गति है, ठीक है। इसके अलावा जैसे अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी जो है अगर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ये हमारा सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी, तो पृथ्वी सूर्य इस वृत्ताकार मार्ग पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो ये तो हमारी वो कर रही है वृत्तीय गति। लेकिन अगर इसके अलावा पृथ्वी जो घूर्णन गति पे गति नहीं, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर भी पृथ्वी घूमती है, तो और जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो इस प्रकार की गति को उसकी घूर्णन गति, और अगर सूर्य के चारों ओर घूम रही है तो इस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति बोलते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे आप। अब देखिए हम बात करते हैं पुनरावृत्ति गति इसे या फिर इसे आवृत्ति गति के बारे में। आवृत्ति गति को हम एक तरह से दोलनीय गति भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें मतलब ये होता है कि जब कोई नियत समयांतराल पश्चात अपनी गति की पुनरावृत्ति करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप क्या करें, एक यहाँ पर मान लीजिए
एक यहाँ पे स्टैंड लगा हुआ है, ठीक है। आप मान लीजिए कि हमारी एक छत है, ठीक है, ये छत है। इस छत में हमने यहाँ पर एक खूंटी लगी हुई थी, उस पर एक धागा बांधा और इस चीज़ को हमने मतलब ये कह सकते हैं बॉल को लटका दिया। अब बॉल को अगर हम यहाँ से धक्का मारे, मतलब यहाँ से इस साइड पे ले जाए, तो बॉल जो होगी अब इस टाइप से हो जाएगी इसकी कंडीशन। फिर क्या, जब ये लौटेगी तो ये लौट कर वापस आएगी और फिर इधर पे इस कंडीशन पे आ जाएगी और ये इधर पे जाएगी। यानी कि ये जो बॉल है ऐसे 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 आपकी क्या जो कंटिन्यू गति करती रहेगी। या इसी से एग्जाम्पल ले सकते हैं लोलक की। पेंडुलम होता है घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो भी कंटिन्यू इस टाइप के घूमता रहता है ना, ऐसे ऐसे। तो ये क्या है, इसे दोलनी गति, यानी अपनी गति जो है बार बार एक ही जगह घूम रहा है। जब एक ही जगह बार बार कुछ घूमता है तो उस मतलब क्या, आवृत्ति गति या फिर उसे दोलनी गति बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे कि एक समान वर्तुल गति हो गई, सरल लोलक की गति हो गई, झूला झूलता हुआ वाला बालक भी जब कोई झूला झूलता है तो ऐसे एक ही जगह पर घूमता है, स्प्रिंग को खींचने वाली गति, ये सारे प्रकार हो जाएंगे। अब एनसीईआरटी में जो इस बारे में पॉइंट्स दिए उनको समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि हम मात्रा की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली यानी ऐसे मात्रा का उपयोग करते हैं, इसे समस्त संसार में मान्यता प्राप्त है, ठीक है। सेकेंड है कि SI मात्रों में लंबाई का मानक मात्रक मीटर होता है, अभी आपको बताया। सरल रेखा के अंतस्थ गति को सरल रेखीय गति बोलते हैं। वर्तुल गति में कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से जो दूरी होती है समान रहती है। जैसे कि वो लड़का जब किसी बॉल को धागे में बांधकर घुमा रहा था ना अपने चाप, तो एक ही समान मतलब समान दूरी होगी ना, यहाँ से भी समान दूरी होगी, इस वृत्ति गति समान दूरी होगी, तो इसे क्या बोलते हैं, वर्तुल गति बोलते हैं। नेक्स्ट है कि ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है उसे आवर्ती गति या फिर दोलनी गति कहते हैं, जैसे कि आपका लोलक या पेंडुलम हो गया। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, अक्सर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो हमारा सरल लोलक होता है किस पर डिपेंड करता है। देखिए एक फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में रिपीट होता है। फॉर्मूला ये होता है, सरल लोलक का जो टाइम पीरियड होता है यानी कि वो कितने आवर्त काल में घूम रहा है, जो T होता है 2π√L/G, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप कहीं पर नोट कर लीजिए। अब इससे आपके जब भी क्वेश्चन आएंगे आप कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपसे आता है कि सरल लोलक जो होता है क्या किस पर डिपेंड करता है, तो हमें सीधे समझ में आ रहा है सरल लोलक केवल लंबाई पे डिपेंड करता है। याद रखिएगा सरल लोलक जो होता है उसका जो आवर्त काल होता है हमेशा लंबाई पे डिपेंड करेगा। पूछा जाता है कि गर्मियों में अक्सर जो लोलक होता है या पेंडुलम होता है इसका आवर्तकाल क्यों बढ़ जाता है, तो आप कैसे बताएंगे क्यों बढ़ जाता है। इसका कारण ये है, अभी आपको फॉर्मूला क्या बताया, T होता है 2π√L/G, यानी कि जो हमारा आवर्तकाल T है ये लंबाई L पर डिपेंड करता है। अगर लंबाई गर्मियों में क्या होता है, जो उसका लोलक का जो तार होता है, क्योंकि जो गर्मियों में चीज़ें जो होती है फैलती हैं, है ना, जब गर्मी में जब चीज़ें फैलती है तो लोलक के तार की लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाती है, और अगर लंबाई बढ़ेगी तो हमारा ये जो टाइम पीरियड है यानी कि हमारा आवर्तकाल ये भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये इसके जस्ट आनुपातिक है ना, तो इस वजह से जो टाइम पीरियड बढ़ जाता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर आप सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाओ तो हमारा आवर्तकाल में क्या फ़र्क पड़ेगा, घटेगा या कम हो जाए। पता है क्या होगा, आप जानते हैं ना कि चंद्रमा पर जो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स है यानी हमारा आकर्षण बल या कह सकते हैं आप गुरुत्वीय त्वरण जो होता है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का जस्ट 1/6 होता है, यानी कि पृथ्वी से कम होता है। अगर ऊपर ले जाएंगे यानी कि चंद्रमा पर ले जाएंगे तो वहाँ पर जो जी की वैल्यू होगी वो कम होगी ना। अगर जी की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों किसके हैं, क्योंकि जस्ट अपोजिट मतलब प्रोपोर्शनल है, तो अगर अपोजिट प्रोपोर्शनल है यानी कि तो इसका मतलब अगर ये जी कम होगा तो हमारा टी कितना हो जाएगा, टी हमारा बढ़ जाएगा, है ना, इस वजह से। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले पॉइंट्स की तरफ। अब देखिए अक्सर आपसे पूछा जाता है दीप्त वस्तुओं और अदीप्त वस्तुओं के बारे में। दीप्त वस्तुएं क्या होती है, अदीप्त वस्तुएं क्या होती है। दीप्त वस्तुओं का मतलब है कि जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि सूर्य, तारे, जुगनू, विद्युत का बल्ब, ये क्या होता है, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं ना, तो ये क्या होता है, दीप्त वस्तुएं होती है, यानी जिनमें जो किसी दूसरे चीज़ के हेल्प से नहीं प्रकाशित हो रहे हैं, खुद से प्रकाशित हो रहे हैं। अब जैसे क्वेश्चन एक आता है आपसे कि सूर्य का जो मतलब हमेशा दीप्त होने का कारण, सूर्य का हमेशा जलने का कारण, सूर्य हमें ऐसा क्यों नहीं होता कि सूर्य कभी शांत हो जाए, यानी क्योंकि सूर्य एक तरह से आग का गोला है ना, वो क्यों हमेशा जलता रहता है, उसकी ऊर्जा क्यों हमेशा निकलती रहती है, तो उसका कारण है सूर्य के अंदर जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। याद रखिएगा इस पॉइंट को, अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है।
कौन सी प्रक्रिया होती है? नाभ की संलयन होती है। नाभ की संलयन में क्या होता है? सूर्य में बेसिकली दो तत्व जो होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन कि कौन कौन से? हाइड्रोजन और हीलियम। क्वेश्चन ये आ जाए कि सूर्य में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? हाइड्रोजन है। दूसरा तत्व जो इनके उससे थोड़ा कम, तो वो हमारा हीलियम है। हाइड्रोजन करीब 75 से 76% तक पाया जाता है और हीलियम करीब 26% पाई जाती है। तो नाभ के संलयन में क्या होता है? जो हाइड्रोजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन तत्व है, ये कन्वर्ट होके हीलियम में होता है। तो यानी हाइड्रोजन से हीलियम, हाइड्रोजन से हीलियम, ये हमेशा कंडीशन जो प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। तो इससे जब इस प्रक्रिया के चलते चलते क्या होता है, हमेशा नाभ की संलयन बोलते हैं। और इस तरह से जो होता है, जो हमारा सूर्य हमेशा दीप्त रहता है, हमेशा जलता रहता है ना, प्रकाशित रहता है। अब अदीप्त वस्तुएं क्या होती है? अदीप्त वस्तुओं का मतलब है जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, उन्हें अदीप्त वस्तुएं होती हैं। यानी ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाशित ना होकर स्वयं प्रकाशित नहीं होती हैं, जैसे कि पत्थर, कुर्सी, मेज, ये प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है ना, तो ये अदीप्त वस्तुएं हो जाती हैं। ठीक है, इस तरह से आप दीप्त और अदीप्त समझ गए होंगे। और देखिए जो लिखा हुआ है इसके मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं 50% तो आपको लिखा मिलेगा वीडियो में, और 50% वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ जो आपको मैं ओरली चीज़ें समझा रही हूँ, आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती हूँ, वो भी आपका उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप उसे, इसलिए मैं कहती हूँ आप प्रॉपर नोट्स बनाइए साइंस के, और जो भी एक्स्ट्रा मैं आपको बताती हूँ उसको भी नोट करते रहिए। और अगर आप जानते हैं कि हर संडे क्लास होती है, तो इस पूरे जो इतने 5-6-7 दिनों में आप पूरा रिवीजन करके आइए करिए नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है, अब देखिए 3 पॉइंट्स अक्सर आपसे पूछते हैं, अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी क्या होते हैं। अब देखिए अपारदर्शी हम समझते हैं। अपारदर्शी का मतलब होता है कि यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते तो वह वस्तु कैसी? अपारदर्शी है। नाम पर ही अपारदर्शी, यानी जिसके आर पार हम ना देख सके, अपारदर्शी। जैसे कि कोई पत्थर हो गया, कोई दीवार हो गई, कोई कुछ भी ठोस सामान हो गया एक तरह से, जिसके आसपास प्रकाश ना जा सके, तो वो अपारदर्शी होती है। दूसरी चीज़ कि यदि आप किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है। जैसे कि कांच हो गया, कोई पॉलीथीन लगी हुई है, या ऐसे, या जल भी कह सकते हैं अपारदर्शी होता है ना, या अंदर की सारी चीज़ दिखाई दे जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? ये सारी चीज़ें पारदर्शी आपकी कहलाती हैं। और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो आर पार तो देख सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं, ऐसी वस्तुएं पारभाषी हो जाती हैं। जैसे कि कलर्ड, हमारा कोई कांच जो है, कांच में हम कलर कर रहे तो कुछ प्रकाश जाएगा और कुछ प्रकाश नहीं जाएगा, यानी थोड़ा सा क्लियर चीज़ें ना दिखाई दे, यानी आधा जाए और आधा ना जाए, तो वो पारभाषी। समझ गए होंगे अपारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी। अपारदर्शी मतलब जिससे प्रकाश जा ही ना पाए, जैसे कि आप पत्थर मान लीजिए, दीवार मान लीजिए। पारदर्शी यानी जिससे चला जाए, जैसे कि कोई पॉलीथीन लगी हुई है, कोई कांच है, क्लीन कांच, वाइट कलर का कांच होना चाहिए, है ना। और तीसरी चीज़ है पारभासी। पारभासी मतलब जैसे धुंधली चीज़ जा सके, हमें क्लियर चीज़ दिखाई दी जाए, ऐसा नहीं कि ना जाए लेकिन पूरी तरह से प्रकाश ना जा सके, पार्शियल रूप से जा सके, तो वो पारभासी। जैसे कि कलर्ड हमारा कांच हो गया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। अब फिर से हम एनसीईआरटी की तरफ आ जाते हैं, यानी मैं आपको देख रही हूँ, मैं आपको मिक्स पढ़ा रही हूँ, एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा प्लस एनसीईआरटी। ठीक है, आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगेगा और थोड़ा बोर नहीं होंगे आप एनसीईआरटी से, है ना। अब हम देखिए एक पॉइंट देखते हैं, बहुत ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था, जब मैंने जूनियर का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें आया था साइंस में। एक ऐसा स्टेटमेंट में एक पॉइंट आया था कि जो प्रकाश होता है सरल रेखा में गमन करता है ना, तो याद रखिएगा प्रकाश किस में गमन करता है? सरल रेखा में गमन करता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है परावर्तन के कारण ही हम दर्पण में अपना प्रतिबिंब दे सकते हैं, यानी हम जैसे किसी दर्पण अपने मिरर के सामने खड़े होते हैं तो प्रकाश किरणें जो होती है हमारे शरीर पर पड़ती है और फिर वो परावर्तित होकर वो हमारे जो दर्पण होता है उस पर टकराती हैं, तो इस तरह से हमारा प्रतिबिंब उस पर बन जाता है। ठीक है, अब विद्युत सेल क्या होता है? विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा जो होती है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, याद रखिएगा, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। कैसे? विद्युत सेल के अंदर क्या होता है, बहुत सारे केमिकल, बहुत सारे रसायन भरे होते हैं और वो जब आपस में क्रिया करते रहते हैं तो क्रिया करने से विद्युत ऊर्जा बन जाती है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। विद्युत सेल कैसी एक युक्ति है, कैसी एक टेक्निक है, इसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। ठीक है, साथ ही याद रखिए कोई जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा को ना तो हम नष्ट कर सकते ना ही ऊर्जा को बना सकते। ऊर्जा जो होती है हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती रहती है। जैसे कि इससे रिलेटेड और भी पॉइंट्स आप देख लीजिए, जैसे कि आपका डायनमो हो गया। डायनमो क्या करता है? डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जनरेटर क्या करता है? जनरेटर भी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। एक पॉइंट आप जस्ट बना लीजिए कि विद्युत सेल,
फिर लिखिए उसमें कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फिर आप लिखिए जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए अगर हम सेल की बात, देखिए मैंने एक सेल बनाया हुआ है, कोशिश की बनाने की, नॉट प्रॉपरली। तो इस सेल में क्या है कि जो ऊपर देखा होगा धातु की टोपी लगी। नॉर्मली सेल जो आपके पास होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी टॉर्च होती है उसमें मोटे मोटे सेल आते हैं, तो ये बैटरी की सेल वगैरह हो गए। तो ऊपर एक जो है धातु की टोपी टाइप की लगी होती है छोटी सी, ये टोपी जो होती है धनात्मक होती है, यानी धनात्मक धातु की टोपी होती है। और नीचे जो हमारी प्लेट होती है, तो इसमें क्या होती है, जो डिस्क लगी होती है ये ऋणात्मक होती है, याद रखिएगा। यानी पॉजिटिव होती है ऊपर, नीचे होता है नेगेटिव, यानी धनात्मक टू ऋणात्मक होता है। अब बोला जाए धारा की दिशा कैसे जाती है, धारा की दिशा हमेशा याद रखिएगा, हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर धारा की दिशा जाइए। देखिए इसे सिंपली मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि एक हमारी, ये देखिए एक बनाया है मैंने, एक आप पत्ती मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। एक टुकड़ा है लोहे का, इसमें लोहे का टुकड़ा जो होता है यहाँ पर देखो चार्ज है, नहीं, इस माइनस माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। बेसिकली याद रखिएगा धारा वहीं पे चल सकती है जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह तरफ जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, धारा जा रही है ना। धारा जाने का, धारा प्रवाहित होने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का चलना। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं चल रहे तो मतलब हम कहते हैं धारा नहीं प्रवाहित हो रही है। धारा यानी करंट हो गई। तो अब जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन जो है इधर से मूव कर रहे हैं, इधर की तरफ जा रहे हैं। जब जाते जाएंगे तो क्या होगा, जब माइनस वाले जितने भी थे आपके इधर पहुँच गए, इधर पर, ये भी दूसरी कंडीशन है, यहाँ पर इकट्ठा हो गया, तब ये माइनस इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे लोगों के पास क्या बचा, केवल पॉजिटिव बचा, यहाँ पॉजिटिव हो जाता है। यानी तभी हम बोलते हैं कि धारा किससे जाती है, धारा हमेशा माइनस से पॉजिटिव की तरफ जाती है, यानी धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ जाती है। और जब इलेक्ट्रॉन हमारे धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ जा रहे होते हैं तो क्या होता है, धारा प्रवाहित होती है, यानी करंट चलने लगती है किसी भी चीज़ में। ठीक है। अब देखिए विद्युत चालक और विद्युत रोधक। विद्युत चालक का मतलब समझते होंगे, विद्युत चालक मतलब ऐसी चीज़ें, ऐसी हमारे आसपास की चीज़ें, ऐसी धातुएं, ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें हमारा जैसे विद्युत चल सके या जैसे धारा प्रवाहित हो सके, यानी ऐसी वस्तु जो अपने आप से धारा प्रवाहित होने देती है, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम विद्युत चालक वस्तु कहते हैं। जैसे कि चांदी हो गया। क्वेश्चन ये आता है आपका कि सबसे बेस्ट यानी सबसे अच्छा जो विद्युत चालक पदार्थ कौन सा होता है, याद रखिएगा चांदी होता है। लेकिन इतना अच्छा होने के बावजूद हम अपने जो वायर्स होते हैं चांदी नहीं लगाते, क्योंकि वैसे भी चांदी इतना महंगा, अब वायर्स में चांदी यूज़ करें तो लोग तो तार ही चुरा के ले जाएंगे ना आपके घर से। तो ऐसा नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली तांबा का यूज़ करते हैं। लेकिन जब जब जैसे कि बहुत ही मोटे तार होते हैं और उसमें बहुत ज़रूरत होती है, जो इम्पोर्टेंट जो हमारे तार होते हैं, उसमें बहुत ही पतला चांदी का तार भी यूज़ किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा लोहा हो गया, निकेल हो गया, और याद रखिएगा जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है, याद रखिएगा। ये सुचालक, ये विद्युत का चालक है, सुचालक बाध्यकी होती है, और विद्युत का अचालक बोला जाए नहीं तो फिर मतलब कि उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होगी। जैसे कि विद्युत रोधक जिसे हम कह सकते हैं, प्लास्टिक हो गया, सूखी लकड़ियों का, अगर गीली लकड़ी लेंगे तो उसमें करंट आपका आएगा, लेकिन सूखी लकड़ी में करंट नहीं आएगा। हीरा हो गया, रबड़ हो गया, कांच हो गया, इनमें हमें करंट नहीं प्रवाहित हो, लेकिन चांदी, लोहा, निकेल, ग्रेफाइट, इनमें जो होती है हमारी जो विद्युत होती है, या कह सकते हैं करंट होती है, धारा होती है, प्रवाहित हो जाती है। साथ ही याद रखिएगा जो ग्रेफाइट के और हीरा की अगर बात करें, कार्बन के अपर रूप होते हैं, यानी कह सकते हैं कार्बन का एक रूप ग्रेफाइट होता है, कार्बन का एक रूप जो होता है हीरा होता है। यानी हीरा भी एक कार्बन है और ग्रेफाइट भी एक कार्बन, जबकि मतलब है दोनों कार्बन ही, लेकिन रूप देखिए कितना अलग होता है। हीरा कितना महंगा और ग्रेफाइट उतना महंगा नहीं होता है। ग्रेफाइट किस में आपने देखते हैं बेसिकली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आप अपने पेंसिल में जो लेड पड़ी होती है ना, वो पेंसिल की लेड जो होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। ठीक है। अब बढ़ते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपसे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि प्लग, इलेक्ट्रिक बोर्ड जो बनाए जाते हैं किससे बनाते हैं, बैकलाइट से। देखिए आपने देखा होगा जो तार में जो प्लग लगा होता है ना, प्लग उसमें अटैच करते हैं, तो वो प्लग किसका बना होता है, बैकलाइट प्लास्टिक। ये तरह से बहुलक होते हैं प्लास्टिक के, तो किससे बना होता है, बैकलाइट से बना होता है। देखिए इसमें लाइट आप वर्ड भी यार समझ जाएंगे आप, लाइट वर्ड किस में आएगा, प्लग या इलेक्ट्रिक बोर्ड में। ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा कुकर, ये तवे के हैंडल है, काला काला हैंडल होता है तवों का और कुकर का, तो उसमें देखिए आपने देखा कभी वो गर्म नहीं होता, तो वो किसका बना होता है, वो भी हमारा बैकलाइट का बना होता है। तो याद रखिएगा बैकलाइट से क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, प्लग हो गया, इलेक्ट्रिक बोर्ड हो गए, कुकर हो गया, तवे के हैंडल वगैरह होगी, सब बैकलाइट से।
साथ ही एक क्वेश्चन है कि नॉन स्टिक तवा किससे बनाया जाता है, यानी कि उसमें कोई भी चीज़ हम खाना बनाते हैं कभी भी चिपकता नहीं है। तो नॉन स्टिक जितने बर्तन होते हैं वो किससे बनाते हैं, टेफलॉन से बनाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, रिवाइज कर लीजिए। प्लग, इलेक्ट्रिक बोर्ड, कुकर, यानी कोई भी चीज़ गर्म ना हो सके इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं, बैकलाइट का यूज़ करते हैं। और कोई भी चीज़ें चिपके ना तो हम उसके लिए नॉन स्टिक तवा का यूज़ करते हैं। तो नॉन स्टिक तवा बनाए जाते हैं किससे, टेफलॉन से बनाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। अभी हम फिलहाल एनसीईआरटी में ही चलेंगे। अब हम पढ़ते हैं चुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। अभी हमने विद्युत चालक और विद्युत रोधक वाले पढ़े थे, उसमें विद्युत नहीं जाएगी। अब हम पढ़ते हैं चुंबकीय वाले, यानी कौन से जो चीज़ें होंगी वो आकर्षित करेंगे, यानी चुंबक किन में होता है, किन में चुंबक वाला गुण नहीं होता है। चुंबक वाला गुण वाला लोहा हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इनमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, चुंबकीय पदार्थ होते हैं। जैसे कि जब भी हम कृत्रिम जो चुंबक बनाते हैं ना, तो कृत्रिम चुंबक इन्हीं चीज़ों से बनाते हैं, लोहा, निकिल और कोबाल्ट से मिलकर बनाते हैं। साथ ही अब अगर आपसे बोला जाए कि अचुंबकीय पदार्थ, ये भी आप जानते हैं, प्लास्टिक, चमड़ा, ये सब चुंबक चिपकते कहाँ है, चुंबक से लगाने पर नहीं चिपकते ना। अब देखिए चुंबक की खोज क्या कैसे हुई थी, एनसीईआरटी में इसके बारे में छोटी सी कहानी है। एक व्यक्ति था, तो वो क्या करता है, रोज़ अपनी जो बकरियों को चराने ले जाता था और साथ में कुल्हाड़ी भी ले जाता था ताकि लकड़ियाँ वगैरह काट सके फ्री टाइम पे। तो एक दिन वो लकड़ी काट रहा था और एक उसका मतलब पत्थर बना हुआ था, काफ़ी बड़ा था। उसने अपने जो कुल्हाड़ी थी उसको रखी, कुल्हाड़ी के जो वो लोहे का होता है ना, कुल्हाड़ी का आगे से जिससे खुदाई होती है, कटता है, तो वो क्या, वो उसके एकदम से जो लकड़ी, जो कह सकते हैं चट्टान थी, उस चट्टान पे जो क्या बोलते हैं, आपकी कुल्हाड़ी थी, वो जाके एकदम से चिपक टाइप की गई, यानी कि जब उसे वापस उठाना पड़ा तो काफ़ी ज़्यादा उसे फोर्स लगाना पड़ा। जब काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाना तो उसने चाहिए ये क्या चीज़ थी, ये मतलब इसमें कुछ आकर्षण जैसा प्रतीत हुआ कि वो चीज़ अपनी तरफ खींच रही हो, तो उसे तब लगा कि लगता है यहाँ पे कुछ ऐसा चुंबकत्व ऐसी चीज़ है। तो उसने उस पत्थर का नाम क्या रखा, उस पत्थर का नाम मैग्नेटाइट रख दिया। और तब से ये माना जाता है, अगर बोला जाए कि प्राकृतिक चुंबक कौन सा है, प्राकृतिक चुंबक क्या है, मैग्नेटाइट को, ठीक है, इस तरह से इसकी खोज हो गई। तो प्राकृतिक चुंबक की खोज क्या था, प्राकृतिक चुंबक मैग्नेटाइट को कहते हैं, इसे याद रखिएगा। अब देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जो हमारा चुंबक होता है, चुंबक में बेसिकली दो ध्रुव होते हैं। एक होता है हमारा उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ जिसे बोल रहे हैं, एक होता है हमारा दक्षिण ध्रुव यानी साउथ होता है। और जैसे कि अगर हम एग्जांपल आपको दूं कि आप एक चुंबक को किसी धागे में बांधकर छत पे लटका दीजिए। अब क्या, जब मतलब थोड़ी देर तो वो हिलेगा, जब वो शांत होगा तो क्या होगा, उसका जो होगा हमेशा वो उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरेगा। आप हमेशा कभी भी आप कर लीजिए, कहीं भी उसे टांग लीजिए, हाथ से पकड़ के अगर आप करें तो हिलने के बाद थोड़ी देर तो वो हिलेगा क्योंकि आपने उसे उठाया है। फिर जैसे वो रुकेगा हमेशा वो नॉर्थ टू साउथ यानी हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा में रुकता है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, असमान ध्रुव, जैसे कि आपने एक चुंबक ये लिया, एक चुंबक ये लिया, इसका नॉर्थ ध्रुव ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अगर आप इसके साउथ और नॉर्थ यानी कि उत्तर और दक्षिण के अगर आप ध्रुवों को आप आस पास लाएं तो ये क्या होंगे, आपस में चिपकने लगेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या करें, समान ध्रुव का मतलब है, लेकिन आप इसका भी साउथ ले आए, इस वाले हिस्से का, इसका भी साउथ वाले हिस्सा आपस में लाए, तो दोनों जो होंगे एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे। तो आपने इस टाइप की चीज़ आपने फील भी करी होंगी, कई सारे आपने करके देखे होंगे बचपन में, कैसा होता है कि कई चुंबक होते हैं चिपकते हो, कई चुंबक एकदम से दूर दूर भागते हैं। तो ठीक है, वो उसका कारण यही होता है। अब देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जो चुंबक होते हैं, चुंबक को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए, हथौड़े से पीटना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, उनका चुंबकत्व, उनकी जो मैग्नेटिक पावर होती है वो कम हो जाती है, कह सकते हैं खत्म ही हो जाती है। तो इसे भी आप इसे याद रखिएगा। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, प्राकृतिक चुंबक है तो प्राकृतिक चुंबक मैग्नेटाइट को बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। हम पृथ्वी के बारे में जानते हैं। देखिए पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का जो 2/3 हिस्सा है, या कह सकते हैं करीब 71% भाग पर हमारे जल है, ठीक है। यार कितने परसेंट भाग पर जल है पृथ्वी के, 2/3 या कह सकते हैं 71% भाग पर हमारा जल, जबकि 29% यानी 29% पर हमारी भूमि देखने को मिलती है। अब देखिए इसके अगर बात करें, हम अपने पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी में आपने जल चक्र, आप समझते हैं क्या होता है जल चक्र का मतलब ये होता है, आपने देखा होगा समुद्रों में क्या होता है, बहुत सारा, सबसे ज़्यादा अगर पानी देखें तो समुद्र में होता है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया समझते होंगे, वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या है कि जैसे पानी का वाष्प बनकर ऊपर आसमान में चला जाना, यानी कि इकट्ठा हो जाना वाष्प के रूप में, या कह सकते हैं पानी का वाष्प में बदल जाना, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। तो होता ही है कि समुद्र में हमारा बहुत सारा पानी होता है। अब के जो समुद्रों से जो पानी है, जब भी से देखिए यहाँ मान लीजिए यहाँ पे धूप सन है हमारा, यहाँ से पड़ी धूप,
ठीक है, ये हमारी समुद्र पर धूप पड़ रही है या नदियों पे धूप पड़ रही है। तो धूप क्या, पानी गर्म हुआ, गर्म होने के बाद में जो पानी जो वाष्प बनना स्टार्ट हुआ, वाष्प बनकर ऊपर जाने लगा। देखिए याद रखिएगा, जो हमारी गर्म हवाएं होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा हल्की होती है, और हल्की होने की वजह से जब भी कोई चीज़ हल्की होगी तो हमेशा ऊपर जाएगी। जैसे कि आपने देखा होगा जो गुब्बारे होते हैं, गुब्बारों में हीलियम गैस भरते हैं, याद रखिएगा क्वेश्चन आता है गुब्बारों में कौन सा, आप बोल देते हैं नॉर्मली कहते हैं हाइड्रोजन गैस भरी, लेकिन नहीं, गुब्बारे जो उड़ते हैं, मतलब जो छोड़ने पर अपने आप उड़ने लगते हैं ऊपर की तरफ, उनमें कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम गैस भरी जाती है, इसे याद रखिएगा। तो हीलियम गैस इतनी ज़्यादा हल्की होती है कि ऊपर जाने लगती है। एक क्वेश्चन और आता है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो हमारे देखा होगा वातावरण में हाइड्रोजन गैस नहीं पाई जाती। वातावरण में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, जैसे कि आपकी होगी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और आपकी होगी कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन गैस भी हो गई थोड़ी मात्रा में रहती है, और बस ये जलवाष्प वगैरह पाई जाती हैं। बहुत ही मिनिमम कुछ और गैसें पाई जाती हैं, बाकी और कोई गैसेस हम नहीं देखते हैं, क्योंकि ये सारी गैसें थोड़ी भारी है। लेकिन हाइड्रोजन गैस जो है सबसे ज़्यादा हल्की गैस है। अगर क्वेश्चन बोले सबसे हल्की गैस कौन सी, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस है। और इतनी हल्की कि वो इस वायुमंडल में रह ही नहीं पाती, वो सीधे सूर्य के पास पहुँच जाती है, सीधे तारों के पास अंतरिक्ष में पहुँच जाती है। तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए मैं पढ़ाई थी आपको जल चक्र। जल चक्र में क्या, जब धूप पड़ी, हमारे जो समुद्र का पानी, नदियों का पानी, तालाबों का पानी जो गर्म हुआ, गर्म होके क्या होगा, धीरे वाष्प बनने लगे। जैसे कि नॉर्मली आप घरों में जब पानी गर्म करते हैं तो क्या होता है, पानी गर्म होता है, धीरे धीरे वाष्प बनता है, वाष्प बन के ऊपर जाने, तो पानी की मात्रा अपने आप कम होती रहती है। फिर क्या होता है, जब इतना सारा पानी ऊपर धीरे धीरे जाता रहता है, तो जाते जाते क्या होता है, ऊपर पानी इकट्ठा होता है बादलों के रूप में, यानी एक तरह से जल वाष्प के रूप में पानी जो है इकट्ठा हो जाता है। और जब पानी इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाए कि बादल जो है ना उनका भार अपने आप सहन ना कर सके, यानी तो फिर क्या, तुरंत वो संघनन की प्रक्रिया होती है। फिर क्या होती है, अभी तक तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया थी, वाष्प के ऊपर इकट्ठा हो रहे थे, और जब बादल बरसना शुरू कर देते हैं, यानी कि जो हमारा वाष्प था, वाष्प वापस से जब जल बनना शुरू कर देता है, तो उसे क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। याद रखिएगा, जल का वाष्प में बदलना वाष्पोत्सर्जन, और वाष्प का वापस जल में बदलना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। और जब संघनन की प्रक्रिया होती है तो हमारा वापस जो होते हैं बादल पानी बरसाने लगते हैं, और वापस से हमारा जो पानी जो है फिर से ज़मीन पर आ जाता है। तो ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, इसी वजह से, यानी नीचे से ऊपर गया पानी, ऊपर से वापस नीचे आ गया, तो इसे क्या बोलते हैं, जल चक्र बोलते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे जल चक्र का मतलब। अब बढ़ते हैं हम अपने वापस से इसी टॉपिक पर। देखिए आपने देखा होगा प्रातः काल अगर आप देखें तो घास की पत्तियों पर ओस की बूंदें दिखाई देती हैं। अब वो ओस की बूंदें आई कैसे, अभी तो कुछ ठंड का मौसम ही नहीं था, कोहरा भी नहीं था, तो वो ओस की बूंदें कैसे आती हैं, तो वो सारी चीज़ होती है संघनन के कारण होती है। अब बोले यहाँ पे संघनन क्यों, मतलब पत्तियों में पानी कैसे आए, क्यों नहीं आएगा। आपको बताया था जब लास्ट वीडियो था कि जो हमारी पत्तियाँ होती हैं, पत्तियाँ भी वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया करती हैं, यानी कि जब जो पेड़ होता है, पेड़ की जड़ें जो होती हैं कई सारे खनिज जल अवशोषित करती हैं, फिर जल को जो है तना जो होता है उस जल को ले जाकर पत्तियों तक ले जाता है। पत्तियां खाना बनाती है ना, कैसे बनाती है, सूर्य की रोशनी में बनाती हैं, और क्लोरोफिल होना चाहिए उनके पास में। और फिर क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी जितने भी लोग, जितने भी मनुष्य थे, जाति मनुष्य जीव जंतु थे, उन्होंने जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है, कार्बन डाइऑक्साइड और फिर प्लस जो हमारा वाटर होता है आपस में रिएक्ट करके अपना खाना बना लेते हैं। उनके खाने को क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आपसे आ जाए कि जो पौधे होते हैं अपना खाना किस रूप में बनाते हैं, तो याद रखिएगा स्टार्च के रूप में बनाते हैं। और जब खाना बना लेते हैं एक तरह से ग्लूकोज टाइप का होता है, तो जब वो खाना बना लेते हैं तो प्लस ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं, फिर वही वाली ऑक्सीजन जो होते हैं हम सब लोग लेते हैं। तो जो हमारी भी एक प्रक्रिया चलती रहती है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, फिर पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, फिर वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वापस ऑक्सीजन लेते हैं। ये भी एक तरह से चक्र टाइप का कुछ कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, तो अब ये क्या होता है कि जब ओस की बूंदें खाना वगैरह बना लेती है तो उनके पास में थोड़ा थोड़ा वाटर बच जाता है। अब जब थोड़ा वो वाटर उनके पास जल बचा तो फिर उसको बाकी जो जल को वाष्पोत्सर्जित कर देती है, यानी जो वातावरण में पत्तियां भी अब कुछ ना कुछ जल वापस करती रहती हैं, और वही जल जो होता है संघनित होकर, जैसे कि हमारा समुद्र संघनित होकर बरस रहा था, यहाँ पर वही जल वाष्पित होकर ऊपर पहुँचा और फिर उसके बाद थोड़ा संघनित होकर वापस पत्तियों पर आ जाता है। तो ये कारण क्या होता है, उसकी बूंदें दिखाई देना घास की पत्तियों पर, तो उसका कारण है संघनन के कारण। ठीक है, अब देखिए हम ये देख लेते हैं कि अगर हम टोटल वायुमंडल, हमारे वायुमंडल में वायुमंडल क्या चीज़ है,
कई सारी जो वायु ने हमारे आसपास जो एक मंडल बना है जिसमें हम ताकि सारी चीज़ें जी सकें, सारे पेड़ पौधे उत्पन्न हो सके, तो उसे वायुमंडल बोलते हैं। ठीक है, तो यह एक तरह कवरिंग को, एक तरह से आवरण को हम वायुमंडल बोलते हैं। अब इस वायुमंडल में देखिए तो क्या कौन कौन से गैसेस अभी आपको पता है, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अन्य गैसें होती हैं। ठीक है, तो अब इनका परसेंटेज देख लेते हैं। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में कितनी पाई जाती है, 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 21% पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड करीब 0.03% पाई जाती है, और बाकी का जो होते हैं हमारे अन्य गैसें और जलवाष्प पाया जाता है। ठीक है, इसे याद रखिए, अक्सर एग्जाम से पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, फिर ऑक्सीजन पाई जाती है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। बोला जाए ऐसे कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है हमारे वायुमंडल, तो याद रखिए केवल और केवल एक अक्रिय गैस पाई जाती है हमारे वायुमंडल, जिसे बोलते हैं आर्गन। ये सबसे ज़्यादा मात्रा में आर्गन ही पाई जाती है। अब एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपने हो सकता है कई सारे लोगों को नहीं पता हो, कि देखिए सांस लेते हैं और जब सांस छोड़ते हैं, जब हम सांस लेने की बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं इंस्पायरेशन बोलते हैं, तो सांस लेने समय क्या होता है, हम सांस लेंगे तो सारी वायु तो हमारे शरीर में जाएंगी ना, ऐसा थोड़ी ना कि केवल ऑक्सीजन ऑक्सीजन जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, नाइट्रोजन 78% मतलब उस जो वायु में उसकी मात्रा कह सकते हैं एक तरह से। देखिए नाइट्रोजन 78% ही उस समय रहती है, लेने के समय ऑक्सीजन भी 21% रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी रहती है, 0.03% रहती है, और जलवाष्प जो हम कुछ ना कुछ जलवाष्प भी लेते हैं, वाटर वेपर लेते हैं, तो वो 0.5% रहती है। लेकिन जब सांस छोड़ते हैं तब क्या होता है, सांस छोड़ने के समय क्या हो जाता है, नाइट्रोजन देखिए कुछ असर नहीं करते, हम जब भी नाइट्रोजन लेते हैं तो जितनी हमने नाइट्रोजन लेते हैं वापस से उतनी ही नाइट्रोजन, उतने परसेंट यानी 78% हम त्याग देते हैं, यानी कुछ हमारे अंदर रिएक्शन नहीं होती। लेकिन ऑक्सीजन तो हम 21% लेते हैं, लेकिन छोड़ने समय ऑक्सीजन केवल 16% बचती है, और कार्बन डाइऑक्साइड हम जब लेते हैं तो कितना होता है, 0.03% लेते हैं, लेकिन छोड़ने के समय कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है करीब 4% हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। लेने के समय हम जलवाष्प कितना होता है, 0.5% होती है, लेकिन छोड़ने के समय क्या होता है, जलवाष्प हमारी 6.5% हो जाती है। तो इसे याद रखिएगा। अब जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना का समय चल रहा है, तो कोरोना के समय में क्या सब लोग अपने सब मास्क वगैरह लगाते हैं और या शील्ड वगैरह का यूज़ कर रहे हैं। तो क्यों करते हैं कि अब जैसे जब भी कोई आदमी बोलता है, जब बोलने के समय मतलब एक सांस छोड़ेगा, तो सांस छोड़ने के समय क्या होता है, बहुत सारी मात्रा में कुछ जलवाष्प, कुछ बूंदे, इतनी महीन बूंदे होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो गिरती हैं बोलने के समय, हमें समझ में नहीं आती लेकिन गिरती हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ये सब गैसों के साथ साथ कुछ ना कुछ जलवाष्प भी गिरती हैं, और वही जलवाष्प में हमारा कोरोना का जो वायरस है वो उसमें होता है, इस वजह ताकि वो हमारे अंदर ना प्रवेश करे, हमारी सांसों से ना अंदर जा सके, क्योंकि जब सांस से तब भी जो जलवाष्प जा रहा था ना, इस वजह से हम ये सारी चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। तो आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी घर के बाहर जाएं मास्क लगा के ज़रूर जाएं, और 2 गज की दूरी भी बनाए रखें, जैसा कि सभी को पता है, सबको याद हो चुका है, रट चुकी हैं सारी चीज़ें बातें, तो इसका डेली लाइफ में यूज़ भी करते रहिए। ठीक है, अब चलिए ये तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए लास्ट पॉइंट, आज के वीडियो का लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा मैं आपको एक ही वीडियो में पढ़ा देती हूँ, और ऐसा लगता है कभी कभी कि आपको इंटरटेन नहीं करती हूँ, बिकॉज मेरी आदत हो मतलब है कि अगर मैं पढ़ती हूँ तो मेरा पढ़ने के टाइम पर है कि मैं सिर्फ पढ़ती हूँ, या पढ़ा रही हूँ तो आपको सिर्फ पढ़ाऊँगी, है ना। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के लिए एक पोइट्री मैं आपके लिए मतलब वीडियो पर डालना चाहती हूँ, आपको इस चैनल पर डालना चाहती हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सुनना चाहेंगे पोइट्री। उसका जो विषय है आप मोटिवेशनल रखते हैं, है ना, तो मोटिवेशनल आपकी पोइट्री रहेगी। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको कोशिश करूँ कि आपको सुनाऊँ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, तो फिर लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, फिर वीडियो को एंड करेंगे। देखिए ह्यूमन बॉडी यानी में हमारे शरीर में बोला जाए सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में ऑक्सीजन पाई जाती है, करीब 65% पाई जाती है। फिर उसके बाद कार्बन पाया जाता है 18%, फिर इसके बाद हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम करीब 2% और फॉस्फोरस करीब 1%। अब देखिए आपको सारे याद नहीं करने, ऐसे लोग जो याद कर सकते हैं तो वो लोग याद कर लें, नहीं तो आप बेसिकली इतना याद कर लें कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो है हमारा ऑक्सीजन।
करीब 65% पाया जाता है। इसके अलावा आप याद कर सकते हैं कि कैल्शियम और फास्फोरस भी हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जो कि हमारे दांतों को, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। और कैल्शियम फास्फोरस के मतलब हमें पर्याप्त मात्रा में मिल सके तो इसके लिए हमें दूध ज़्यादा पीना चाहिए, है ना। और विटामिन डी वाली जितनी सारी चीज़ें वो सारी यूज़ करनी चाहिए। तो इससे हम आज की वीडियो को हम यहीं से लास्ट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कल की आपकी क्लास आप सभी को पता है कि CDP की मॉक टेस्ट होगा, तो कल का वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ज़रूर देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया, आज का वीडियो में कैसा आपको लगा, कुछ कमेंट हो, कुछ क्वेरी हो आपको तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक करके ज़रूर जाना सभी को। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।